भगवान महाकालेश्वर की सौगंध खाकर इस मंच से, इस माइक के माध्यम से एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है च्यवनप्राश खाना अच्छी बात है, पर भरी गर्मी में अपने मकान की छत पर दोपहर में 12:30 बजे च्यवनप्राश खाना बुरी बात है। मैं आपके ज़्यादा प्राण नहीं लूँगा। मुझे मालूम है भगोनी में कितनी सब्जी है और खाने वाले लोग कितने हैं। मैं हास्य रंग का छोटा सा कवि हूँ। 30 तारीख को बुलाया गया था, 1 तारीख को नंबर आया। हंसना सिर्फ आदमी के नसीब में है। आपने किसी गधे को कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा। यदि देख लें तो ये समझ लें ये आदमी होने की तैयारी में है, और किसी आदमी को गुमसुम उदास बैठा देख लें तो समझ लें ये वो होने की तैयारी में है। माया की कविता कभी बड़ी नहीं हो सकती, कविता की माया सबसे बड़ी होती है। मैं राजनीति पे कोई कविता नहीं करता। 2 कौड़ी की राजनीति पे 2 करोड़ की कविता बर्बाद करने का कोई मतलब भी नहीं। मैं पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं करता। मैं ज्ञान की कोई कविता नहीं करता। ज्ञान की स्थिति त्रिपाठी जी इतनी खराब है कि आजकल सवेरे 18 चैनल खोलो तो 19 बाबा प्रवचन देते हुए मिलते हैं, और उसी समय हम दातून करके थूकते हैं। क्या कॉम्बिनेशन है ज्ञान का। मैं ज्ञान की कोई कविता नहीं करता साहब। मैं राजनीति को गाली इसलिए नहीं बकता कि समाज की फैक्ट्री खराब है, इसलिए राजनीति का प्रोडक्शन खराब आ रहा है। हमारे खुद के लक्षण ठीक नहीं है। 55 साल पहले मेरे दादाजी लोटा लेके जंगल जाते थे। वो काम मैंने घर में करवा लिया। अब अटैच्ड तकिए से 3 फीट दूर करता हूं वो काम, जो काम मेरे दादाजी लोटा लेके जंगल में जाकर करते थे। जो काम मेरे दादाजी घर में बैठ के करते थे भोजन करने का, वो मैंने जंगलों में ढाबों पर जाकर शुरू कर दिया। मित्रों, घर का काम जंगल में हो रहा है, जंगल का काम घर में हो रहा है। ये हमारी 55 साल की प्रोग्रेस। समझ में आ रही हो तो ताली वाली बजाते रहना। 55 साल हो गए देश को आजाद हुए। 2-2 हजार रुपए के जूते पहन लिए। नाम लेके कोई बात कही जाए, बिना नाम लिए बात कही जाए, वो कविता का सलीका होता है। 55 साल हो गए देश को आजाद हुए। प्रोग्रेस कार्ड बता रहा हूं आपको। 2-2 हजार रुपए के जूते पहन लिए, 1,500 हजार रुपए की ली की जीन्स पहनी, 800 रुपए की टी शर्ट पहनी, 500 रुपए का धूप का चश्मा लगाया, 25 रुपए की टोपी लगाई, पर वो भी उल्टी। मित्रों, हम नीचे से महंगे हुए, ऊपर से सस्ते हो गए। यह हमारी 55 साल की प्रोग्रेस है। क्षमा कीजिएगा, ये जो माताएं बहनें बैठी हैं, इनके भी लक्षण इन दिनों ठीक नहीं दिख रहे हैं। 10 रुपए का चमड़े का बक्कल, हेयर बैंड, क्लिप सिर में लगाती हैं, चमड़े का 10 रुपए का, और 5,000 रुपए तोले का सोना जब इनकी पैर की उंगलियों में पहुंचा, तब मुझे लगा कि हम नीचे से महंगे हुए, ऊपर से सस्ते हो गए। यह हमारी 55 साल की प्रोग्रेस है। हमने इनसे कहा था बाल बढ़ाइए, नाखून कटाइए, इन्होंने नाखून बढ़ा लिए, बाल कटा लिए। ये हमारी 55 साल की प्रोग्रेस है। तब कहना चाहता हूँ, कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। आजकल कुत्ता स्टेटस सिंबल हो गया। आप अच्छी कॉलोनी में जाके किसी का पता पूछिए। मैंने पूछा उज्जैन में एक से, मैंने कहा गुप्ता जी कहाँ रहते हैं? बोले कौन से गुप्ता जी? मैंने कहा सेल टैक्स में है, लंबे से, उनके पास मारुति 800 है। बोले नहीं पहचानता सर। उनका बच्चा पीछे से निकल के आया, बोला अच्छा वो अंकल जिनके पास 2 कुत्ते हैं। आदमी की पहचान जब कॉलोनी में, मोहल्ले में कुत्ते से होने लग जाए, इससे ज्यादा देश की अधोगति कुछ हो नहीं सकती। कुत्ते से पता लग रहा है सब। और कुत्ते भी कौन से पाले जा रहे हैं? वो जो डेकोरेशन के काम आते हैं।
उनमें कुत्ताई तो नाम की नहीं होती। क्या कुत्ताई? उससे ज्यादा कुत्ताई तो उसके मालिक में होती है। वो कुत्ता पाले जा रहा है। कम हाइट के वो इतने बड़े बड़े बाल आगे, इतने बड़े बड़े बाल पीछे, सफेद कलर के, वो लेके एक मैडम खड़ी कटे हुए बाल वाली वहां सरवटे बस स्टैंड इंदौर में। वहीं पास में एक लड़का खड़ा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दवाई का एजेंट, बैग लेके। उस कुत्ते ने उस भाई साहब का पेंट का नीचे वाला हिस्सा मुंह में दबाया तो उसने छुड़ाया। उसके बाद बैग खोल के क्रैक जैक बिस्किट का पैकेट निकाला और 2 बिस्किट खिलाने लगा। मैंने कहा भाई साहब इसने पेंट पकड़ा, आप इसको बिस्किट खिला रहे हैं? वो बोला दरअसल बात ये है मैं इसको लात मारना चाहता हूँ। तो मैंने कहा उसमें बिस्किट का क्या योगदान? बोला मैं देखना चाहता हूँ इसका मुंह किधर है और पीछे वाला भाग किधर है। ऐसे कुत्ते पाले जा रहे हैं। आपके यहाँ लखनऊ में भी आपने देखा होगा, पॉश लोकेलिटी में अच्छे अच्छे बोलने से काम नहीं चलेगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आपकी समझ में आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुत्ते जब सवेरे अपने मालिक को घुमाने निकलते हैं, हाँ कुत्ता आगे चलता है, मालिक उसके पीछे पीछे, वो जिधर जाता है वो उधर जाता है। ये आदमी के को खाने को रोटी नहीं मिल रही उस देश में जब कुत्ते डबल रोटी और मक्खन खाते हैं, तब कहना चाहता है एक व्यंगकार। सुनिएगा, बात की तह तक पहुंचे तो तालियां बजाकर मुझे भी आशीर्वाद का हक है मुझे लेने का। सुनिएगा, कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, पार्लर का रास्ता याद रहा और लंबी चोटी भूल गए, फ्रिज कूलर याद रहा, पानी का मटका भूल गए, रिमोट तो हमको याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, बिस्लेरी पानी याद रहा और प्याऊ का पानी भूल गए। अरे टीवी सीरियल याद रहा पर घर की कहानी भूल गए। टीवी सीरियल याद रहा पर घर की कहानी भूल गए। भूकंप में हजारों मरे गुजरात में, कोई नहीं रोया। होली के कपड़े पहुंचा के हम दानवीर कर्ण हो गए। अहमदाबाद में 12 किलोमीटर लंबी ट्रकों की लाइन लगी, कपड़े पहुंचाए, रोया कोई नहीं। पर तुलसी का पति मिहिर मर गया तो पूरा देश परेशान हो गया। टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए। हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए। आजकल लोग प्रणाम ऐसे करते हैं जैसे घुटने छू के एहसान कर रहे हो। हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए। हिल स्टेशन याद रहे पर चारों धाम को भूल गए। अंकल आंटी याद रहे पर चाचा मामा भूल गए। अंकल आंटी याद रहे पर चाचा मामा भूल गए। बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए। बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए। और जिन 2 पंक्तियों के लिए 8 पंक्तियां लिखी हैं, वो पंक्तियां आप तक पहुंचना चाहती हैं। पंक्तियां यदि तालियां मांगे तो तालियां दीजिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं सुनिएगा। हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए। हिल स्टेशन याद रहे पर चारों धाम को भूल गए। अंकल आंटी याद रहे पर चाचा मामा भूल गए। बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए। अरे दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा पर माँ की दवाई भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा पर माँ की दवाई भूल गए। ये हमारी 55 साल की प्रोग्रेस। कुछ लोगों को लगने लगा होगा कि इसने कसम खाई थी, ये तो ज्ञान की बात करने लग गया। ये सरदार जी बहुत देर से वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं सुरेंद्र सिंह अरोड़ा, उज्जैन में सिख समाज के अध्यक्ष हैं। एक दिन मुझे छेड़ रहे थे तो मेरे से कहने लगे ये चोटी क्यों रखता है। मैंने कहा ये चोटी नहीं है, एंटीना है। बोले इससे क्या होता है। मैंने कहा इससे विचार आते हैं। बोले साले इतने से एंटीने से विचार आते, फिर तो मेरा पूरा माइक्रोवेव टावर है, मेरे को विचार क्यों नहीं आते। मैंने कहा सरदार जी विचार तो आपको भी आते हैं पर दाढ़ी की अर्थिंग से नीचे उतर जाते हैं, लोग छेड़ देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूं, सुनिएगा। आप सुनने की मानसिकता में हो तो एक बार तालियां बजा दीजिएगा। मैं एक कविता आपको मनोविज्ञान की सुनाता हूं। आदमी की हरकतें इतनी खराब है साहब कि आप अपनी पत्नी को पीछे स्कूटर पे बिठा के अमीनाबाद में घूमिए, आपको कोई मिलेगा,
वो आपसे बात करेगा पर आप उसका पूरा ध्यान आपकी पत्नी की तरफ रहेगा। फिर वो आखिरी में पूछ ही लेगा, ये क्या आपके घर से हैं? मैंने कहा नहीं, टेंट हाउस से लाया हूं। आदमी बहुत उलझुल काम करता है। मैंने वहीं से हरकतों से बात पकड़ने की कोशिश की। मनोविज्ञान की कविता है और मैंने आपसे कहा मैं राजनीति पे और निंदा की कोई कविता नहीं, मैं तो अपनी खुद की निंदा करता हूं, वही कविता सुनाता हूं। अमेरिका गया तो वहां एक शर्त रखी उन्होंने कि साहब आप लालू ममता और ये वगैरह वगैरह की कोई कविता नहीं सुनाएंगे। मैंने कहा साहब एक शब्द भी यदि बोला तो आप उसी समय हवाई जहाज में बिठा देना। मैं आपको बिल्कुल सत्य बताता हूं, एक कविता मनोविज्ञान की कीन ऑब्जर्वेशन की सुनिएगा, आनंद आएगा आपको। कहीं हल्की फुल्की बातें आप तक पहुंचने की कोशिश करती, सुनिएगा। एक कौम पाई जाती है आदरणीय केसरीनाथ जी, आप तो सार्वजनिक फील्ड में काम करते हैं, मैं उज्जैन महाकाल के शहर से आता हूं। एक बात कहना चाहता हूं, इस कौम का नाम होता है रायचंद, राय बहादुर, राय सिंह। ये होते हैं अनवांटेड सजेशन देने वाले लोग। आप मत मांगिए, ये आपको देंगे। इनको कहते हैं रायचंद, राय बहादुर। इनका एक ही काम रहता है, राय दो। ये खुद किराए के मकान में रहते हैं पर आपके बनने वाले 25 लाख के मकान में राय देने आएंगे। इनको कहते हैं रायचंद। मेरे एक दोस्त की दादी खत्म हो गई, हम उनको उठाने की तैयारी कर रहे, इतने में ही मेरे कंधे पे एक ने हाथ रखा। मेरे से कहने लगे भाई साहब कहां ले जाएंगे? मैंने कहा पिक्चर हॉल में ले जाएंगे। बोले यार आप बहुत उलझुल बात करते हैं। मैंने कहा मर गई है तो शमशान ले जाएंगे। बोले नहीं, नए वाले पे ले जाएंगे कि पुराने वाले पे ले जाएंगे? मैंने कहा नए वाले पे। बोले यार पुराने वाले पे ले जाते तो वहां का मजा कुछ और है। मैंने कहा इस दुकरिया को कहीं भी जला दो, इसके जलने से तेरे मजे का क्या लेना देना। पर नहीं साहब, आदमी राय देना छोड़ता नहीं है। आप देखना कभी शमशान में आपको जाने का काम पड़े तो वहां भी एक आदमी आपको मिल जाएगा। बोले अशोक भैया ये मोटी वाली लकड़ियां अलग रख लो, ऊपर रखने के काम आएगी। ये शमशान तक पीछा करते हैं रायचंद। इनका एक ही काम रहता है, राय दो। कोई मांगे या नहीं मांगे आप दो। मेरे एक दोस्त ने बेचारे ने मिठाई की दुकान खोली और बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अगले ही दिन एक रायचंद आ गए। बोले ये हमारे यहाँ से क्या मतलब जब नीचे मिल रही है तो? बोले क्या करूं? तो उसने कहा साफ करवाइए, हमारे यहाँ ऑड लगता है। उसने बेचारे ने हमारे यहाँ साफ करवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले ये ताजी लिखाने से लोगों को डाउट होता है, शक होता है कि तू बासी भी बेचता है। बोले नहीं मैं तो ताजी बेचता हूं। तो बोले फिर ऊपर काहे को लिखा रखा है? बोले क्या करूं, मिटा इसको। उसने बेचारे ने ताजी मिटा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था मिठाइयां मिलती हैं। आप देखिए क्या लॉजिक लेके आते हैं ये लोग। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ एक बात बता, आदमी पहले शोकेस में मिठाई देखेगा कि ऊपर मिठाई पढ़ेगा? बोले नीचे देखेगा। तो बोले ऊपर लिखाने से क्या फायदा? बोले क्या करूं? बोले मिटा इसको। उसने बेचारे ने मिठाइयां भी मिटवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले क्यों है, क्या फोकट में मिलती है? बोले नहीं पैसे लेके देता हूं। बोले फिर मिलती का क्या मतलब? बोले क्या करूं? उसने कहा साफ करवा इसको। उसने बेचारे ने मिलती भी मिटवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था है। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले जब शटर खुला है, शोकेस में मिठाई है, तू है, तराजू है, तकड़ी है, इसका मतलब है कि है। बोले क्या करूं? बोले मिटा इसको। उसका पूरा बोर्ड साफ करवा दिया साहब। ये कौम होती है रायचंदों की, राय बहादुरों की, राय सिंहों की। इनको कहते हैं रायचंद। पर इतना भी होता तो गनीमत थी आदरणीय केसरीनाथ जी। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले यार इतना प्यारा बोर्ड खाली पड़ा, इस पर लिखवाता क्यों नहीं कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं? मैंने वहां से एक कविता उठाई, कविता आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। आनंद और मस्ती की कविता है, ज्ञान की कोई कविता नहीं। कहीं कविता जैसा कुछ दिख जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। दांतों से नाखून काटने का, जब मैं कहूं मजा ही कुछ और है, आप ताली बजा देना, मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रही है, भले नहीं आ रही। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और रोडवेज पंज निकालने का, मजा ही कुछ और है।
दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और रोडवेज की बस की सीट में से स्पंज निकालने का मजा ही कुछ और है। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का। मनोविज्ञान, आप सबकी बहुत सारों की आदतें होंगी। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का। भले घर में जगह नहीं हो पर पूछता जरूर है, क्यों सेठ इस बार कैलेंडर वेलेंडर नहीं आए क्या? एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती रेल में चढ़ने का, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का, मांगे हुए स्कूटर को तेज भगाने का और खुद को नींद नहीं आने पे पत्नी को जबरदस्ती जगाने का मजा ही कुछ और है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का। भैया ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनका चरित्र चित्रण हो रहा है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, अपना कचरा दूसरे के सामने फेंकने का, बाथरूम में बेसुरा गाने का और थूक से टिकट चिपकाने का मजा ही कुछ और है। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए हुए कपड़ों पे फिर से प्रेस करवाने का, ससुराल में साले से पान मंगाने का और साली की पीठ पे धौल जमाने का मजा ही कुछ और है। ब्याज के माल से मलाई खाने का, थर्ड क्लास ससुराल को फर्स्ट क्लास बताने का, पंगत में बैठ के एक ही सब्जी के लिए 2 डोने लगाने का, आरती में सबसे ज्यादा फटा हुआ नोट चढ़ाने का, दूसरे के टेलीफोन से चिपकने का, गुटके और पान इधर उधर पिचकने का, कमजोर से बेमतलब लड़ने का और पत्नी को रोज रोज परेशान करने का मजा ही कुछ और है। मित्रों, श्रोताओं को भी कविता सुनाने का मजा ही कुछ और होता है, पर मन मेरा उस वक्त रोता है जब मजे के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। यदि आप जीवित और जागृत हैं तो प्रमाण बताइए। कविता खत्म करता हूँ, तालियां बजाइए। वाह, ओम व्यास जी के कविता सुनाकर जाने का